कक्षा 10वीं पाठ 16 ठेले पर हिमालय। ठेले पर हिमालय निबंध डॉक्टर धर्मवीर भारती जी द्वारा लिखा गया है। डॉक्टर धर्मवीर भारती आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और विचारक थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के कलाकार थे। उन्होंने गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। ठेले पर हिमालय निबंध में उन्होंने इस पाठ में हिमालय, बादल, नदियों का ऐसा चित्र पेश किया है कि हमें लगेगा कि मानो हम पर्वत की गोद में हों। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। अपनी हिंदी की किताबें निकालो। चलो आज हम पाठ 16 ठेले पर हिमालय पढ़ेंगे। मैम ये कैसा नाम है? सुनो बच्चों, इस पाठ में लेखक ने अपने अनुभव को बताया है। जिस प्रकार हमें पहाड़ों का नाम सुनकर बर्फ याद आती है ना, इसी प्रकार लेखक को बर्फ देखकर पहाड़ याद आया। बताओ मैम बताओ, मुझे भी एक कहानी सुननी है। हाँ मैम, हमें भी ये कहानी सुननी है। अच्छा, तो सब बच्चों ने ये कहानी सुननी। पहले तो इसका नाम आपको बहुत अजीब सा लगा, तो अब मैं बताऊंगी इसका नाम ऐसा क्यों हुआ। तो सुनो। हाँ, एक बार लेखक अपने मित्र के साथ कहीं जा रहा होता है और पास में ही पान वाले की दुकान थी, वहाँ वो खड़े हो जाते हैं। तभी पास में एक ठेले पर बर्फ की सिलें लदी हुई थी। ठंडी चिकनी चमकती बर्फ से भाप उड़ रही थी। ये दृश्य देखकर लेखक को हिमालय की याद आ गई। मैम, क्या लेखक ने पहले हिमालय पर्वत देखा हुआ था? हाँ बच्चे, इस पाठ में लेखक ने अपने उसी हिमालय पर्वत वाले सफर का वर्णन किया है और उसने इस पाठ का नाम ठेले पर हिमालय इसीलिए रखा क्योंकि उसे ठेले पर पड़ी बर्फ को देखकर हिमालय की याद आ गई। वाह मैम, ये तो अच्छी कहानी लग रही है। हमें भी सुनाओ, हम भी हिमालय के बारे में जानना चाहते हैं। मैम, लेखक कहाँ गया था और क्यों गया था? बच्चों, लेखक की एक इच्छा थी कि वो बर्फ को पास से देख सके, इसलिए वो अपने दोस्तों के साथ कौसानी गए थे। मैम, कौसानी कहाँ है? बताती हूँ, जरा ध्यान से सुनो, फिर आपको ऐसे लगेगा जैसे आप खुद ही उन वादियों में घूम रहे हो। हाँ, तो लेखक नैनीताल से रानीखेत, फिर रानीखेत से मझगाली के भयानक मोड़ों के बाद कोसी आता है। वहाँ से एक रास्ता अल्मोड़ा की तरफ जाता है और एक कौसानी की तरफ। मैम, पहाड़ों का रास्ता तो खतरनाक होता है ना? हाँ बेटा, लेखक कहता है कि कोसी तक का रास्ता तो सूखा सूखा, कहीं भी हरियाली नहीं थी, पानी नहीं था, परंतु जैसे ही कोसी से निकले, लेखक ने कोसी नदी देखी। आपको पता है, कोसी नदी के कारण ही इस गांव का नाम भी कोसी ही रखा गया। अब इस कोसी नदी के किनारे पर छोटे छोटे गांव, हरे मखमली खेत थे। उन्हीं सबके आगे थी हरी भरी सोमेश्वर की घाटी। रास्ते में लेखक ने कोसी और उसमें गिरने वाले छोटे छोटे नदी नाले देखे और उन पर बने हुए पुल भी देखे। मैम, क्या कौसानी बहुत दूर है? बस कोसी के साथ सोमेश्वर की घाटी और सोमेश्वर घाटी के उत्तर में जो ऊंची पर्वतमाला है ना, उसके शिखर पर कौसानी बसा हुआ है। मैम, कौसानी बहुत बड़ा है क्या? लेखक कहता है कि कौसानी एक गांव है। अब उसने आगे बताया कि जब वह कौसानी के अड्डे पर जाकर रुका तो वहां बिल्कुल उजड़ा सा गांव, जहां पे बर्फ का कोई नाम निशान नहीं था। मैम, पर लेखक तो बर्फ देखने गया था, उसे कैसा लगा होगा
जब वहाँ पर बर्फ ही नहीं थी? बिल्कुल सही, ऐसे ही हुआ। लेखक को ऐसा लगा जैसे वो ठगे गए हैं। वो तो बहुत उदास हो गया। परंतु दूसरी तरफ जैसे ही उसने सामने की घाटी की तरफ देखा, ये घाटी पर्वतों की गोद में छिपी थी। ये 50 मील चौड़ी थी। हरे हरे मखमली खेत जैसे कालीन बिछा हो। चारों तरफ नदियां ऐसे उलझी थी मानो कोई बेलें हों। लेखक इतना सुंदर दृश्य देखकर दूसरे ही लोक में चला गया। उसे लग रहा था कि इस धरती पर तो जूते उतारकर पांव पोंछकर ही आगे बढ़ना चाहिए। क्या मैम, सच में वह इतना खूबसूरत है? हाँ बच्चे, लेखक तो यही कहता है। अब बात ये है कि लेखक जिस चीज को देखने गया था वो तो अभी तक उसे दिखी ही नहीं थी। हाँ मैम, वह बर्फ देखने गया था और उसे बर्फ क्यों नहीं दिखी? लेखक कहता है कि उन पहाड़ों को चारों तरफ से बादलों ने घेरा था, परंतु अचानक लेखक को बादलों में से एक अटल चीज दिखाई दी। वे बादल की तरह ही था, परंतु उसका रंग ना सफेद, ना नीला, ना रुपहला, पर कुछ तीनों रंगों के मेल जैसा था। मैम, वो क्या था? बच्चों, वो बर्फ ही थी। वाह मैम, लेखक तो बहुत खुश हो गया होगा ना? हाँ, लेखक को जब समझ आया कि वह बर्फ ही है तब वह बहुत खुश हुआ। वे समझ गया कि उसी घाटी के पीछे पर्वत सम्राट हिमालय है, परंतु वह बादलों में छिपा हुआ था। लेखक को बादलों में हिमालय की झलक इस प्रकार लगी जैसे कोई खिड़की में से झांक रहा हो। लेखक चिल्लाने लगा, अरे वो देखो बर्फ, वो देखो बर्फ। मैम, लेखक का सपना पूरा हो गया ना? रुको तो। जैसे ही लेखक चिल्लाया बर्फ बर्फ, उनके दोस्तों ने उसकी तरफ देखा। इतनी देर में क्या हुआ, फिर से बादल आ गए और हिमालय बादलों में छिप गया। अब सभी फिर से बादलों के हटने का इंतजार करने लगे। मैम, फिर क्या हुआ? उन्हें बर्फ दिखी क्या? फिर क्या था, बेचारे बर्फ देख ही ना पाए, इंतजार करते रहे। पर इतनी देर में वहाँ के डाक बंगले में गए, वहाँ उन्होंने थोड़ा आराम किया, फिर से इंतजार करने लगे कि बादल हटे और बर्फ दिखे। पर डाक बंगले के खान साहब ने बताया कि आप लोग खुशकिस्मत हैं, आपसे पहले 14 टूरिस्ट आए थे, हफ्ते भर पड़े रहे, उन्हें बर्फ नहीं दिखी, पर आज उनके आने के बाद ऐसे लगता है कि आसमान साफ हो जाएगा और आप बर्फ देख पाएंगे। मैम, फिर लेखक तो खुशकिस्मत निकला, उसने कम से कम एक बार तो बर्फ देख ली ना। लेखक सच में ही खुशकिस्मत था और वो फिर से बर्फ को देखना चाहता था। इसलिए वह बिना चाय पिए ही बरामदे में बैठकर अपलक देखता रहा। मैम, फिर क्या हुआ? बताती हूँ। एक बार फिर से बादल पहाड़ों से नीचे उतर आए और लेखक को हिमालय के दर्शन हुए। बच्चों, लेखक कहता है कि वो अपनी भावनाओं को व्यक्त ही नहीं कर सकता। वह सिर्फ इतना कहता है कि जैसे बर्फ की सिल के सामने खड़े होने पर मुंह पर ठंडी ठंडी भाप लगती है ना, वैसे ही हिमालय की शीतलता उसके माथे को छू रही थी। मैम, अब तो लेखक खुश हो गया होगा ना? हाँ, लेखक बहुत खुश था। अब वो कहता है कि हिम का ये दृश्य उस समय और भी कमाल का हो गया जब सूरज डूबने लगा, ग्लेशियर पिघलने लगा, बर्फ लाल रंग के फूलों की तरह चमकने लगी। लेकिन इतने में क्या हुआ, शाम हो रही थी। शाम के बाद अंधेरा हो गया, सब शांत हो गया। फिर क्या हुआ मैम? फिर अगले दिन लेखक उसी घाटी से मीलों चले और बैजनाथ पहुंचे। बच्चों, बैजनाथ में प्राचीन शिव मंदिर है।
भगवान शिव के नाम पर ही इसका नाम बैजनाथ पड़ा। वहां मंदिर के पास से गोमती नदी भी बहती है। वहां गोमती नदी के किनारे जब वो खड़े थे तब उन्होंने जल में देखा, गोमती नदी के बहते जल में देखा कि उन्हें हिमालय की छवि दिखाई दे रही थी। वो पानी में ऐसे लग रही थी मानो तैर रही हो। मैम, लेखक ने 3 बार हिमालय के दर्शन कर लिए थे। अब तो लेखक बहुत खुश होगा। नहीं गगन, लेखक ने ठेले पर पड़ी बर्फ पर भी तो हिमालय के दर्शन किए थे। और हाँ, लेखक को जब भी हिमालय की याद आती वे ठेले की बर्फ देखकर मन बहला लेता था। इसीलिए उसने अपने निबंध का नाम रखा ठेले पर हिमालय।